यस मैम। कहीं पे भी समझ नहीं आएगी तो आप लोगों ने मुझे रोके पूछना है। पहले स्टेप पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आप लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के बारे में बताया, मैंने आपको इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के बारे में बताया कि HLA-DR बीटा 1 और स्मोकिंग आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ से आपने क्या याद रखना है कि सिट्रुलिनेशन क्या होती है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम बोलते हैं सिट्रुलिनेशन। कि नॉर्मल प्रोटीन के अंदर जो एक एंजाइम नॉर्मल था, नॉर्मल प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर जो एक आर्जिनिन नॉर्मल था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है सिट्रुलिन के अंदर, और सिट्रुलिनेशन के बाद वो प्रोटीन क्या हो चुकी है, जिस्म के लिए फॉरन हो चुकी है, और इम्यून सेल्स उसको एज एंटीजन रिकग्नाइज करेंगे और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे, और ACPA उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होती है। अब स्टेप 3 क्या होगा बच्चों के, आपके जो डेंड्राइटिक सेल्स होंगे ना, वो इस प्रोटीन को, वो एंटीजन बन गई है ना, अब ये प्रोटीन हमारे पास एंटीजन बन गई है। डेंड्राइटिक सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स अगर आप लोगों ने ब्लॉक 7 में भी इम्यूनो पढ़ी है, डेंड्राइटिक सेल्स बच्चों हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स क्या करेंगे, इन प्रोटीन्स को, इन एंटीजेंस को प्रेजेंट करेंगे CD4 पॉजिटिव T सेल्स को। ठीक है, अब ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स हुई हैं आफ्टर सिट्रुलिनेशन, ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स है ये बन चुकी हैं एंटीजेंस। इन एंटीजेंस को पिक किया जाएगा बाय डेंड्राइटिक सेल्स विच आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और ये डेंड्राइटिक सेल्स या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन मॉडिफाइड प्रोटीन्स को, इन एंटीजेंस को प्रेजेंट करेंगे किसको, CD4 पॉजिटिव T सेल्स को, और T सेल्स हो जाएंगे एक्टिवेटेड। अब CD4 पॉजिटिव T सेल्स यहां से आप लोगों ने याद रखना है, ये MCQs में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये CD4 पॉजिटिव T सेल्स बेसिकली यहाँ का मास्टर कंट्रोलर है। ठीक है, मास्टर कंट्रोलर क्यों है, क्योंकि आगे जितने भी पाथवेज चलेंगे, आगे जितनी भी चीज़ें हो रही होंगी, जो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो रही होगी या वट एवर जो भी हो रहा होगा, वो CD4 पॉजिटिव T सेल्स उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। और CD4 पॉजिटिव T सेल्स किस तरह से एक्टिवेट हुए हैं, जब डेंड्राइटिक सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने इनको प्रेजेंट कर दिया है मॉडिफाइड प्रोटीन्स को। CD4 पॉजिटिव T सेल्स एक्टिवेट हो गए, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये जो CD4 पॉजिटिव T सेल्स एक्टिवेट हुए हैं, ये आगे क्या करेंगे बच्चों, जब हमारे पास T सेल्स एक्टिवेट होंगे ना, तो ये आगे एक्टिवेट करेंगे B सेल्स को, मैक्रोफेजेस को, और साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट्स को। ठीक है, 3 तरह के सेल्स को ये एक्टिवेट करेंगे, और हर सेल आगे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, B सेल्स अपना काम करेंगे, मैक्रोफेजेस अपना काम करेंगे, साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट अपना काम करेंगे। B सेल्स का तो पता है आप लोगों को, मैक्रोफेजेस का भी पता है। साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास क्या है बच्चों, साइनोवियम, साइनोवियल जॉइंट से निकला है। साइनोवियम कहते हैं जो जॉइंट की लाइनिंग है ना, उसको कहते हैं। वहाँ पर रहने वाले जो सेल्स हैं ना, उनको हम साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि फर्दर एक एक सेल से क्या क्या काम होगा, B सेल, मैक्रोफेजेस और साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट क्या क्या करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं B सेल्स एक्टिवेशन की। जब B सेल एक्टिवेट होते हैं, B सेल्स को एक्टिवेट किसने किया, एक्टिवेटेड T सेल्स ने। ठीक है, T सेल्स एक्टिवेट हुए थे, उन्होंने आगे B सेल को एक्टिवेट किया। B सेल क्या करेंगे, B सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगे और आगे प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज। आपको पता है बच्चों, हम लोग हीमेटोलॉजी से यही बात पढ़ रहे हैं कि जो B सेल्स होते हैं उनका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। अब इस केस के अंदर जो एंटीबॉडीज बनेंगे उनको हम कहेंगे ऑटो एंटीबॉडीज, बिकॉज दे आर अगेंस्ट योर ओन बॉडी। ठीक है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो इसको एंटीबॉडीज को क्या बोलेंगे, ऑटो एंटीबॉडीज। अब ऑटो एंटीबॉडीज हमारे पास यहाँ 2 तरह की होंगी, कौन कौन सी, एक मैंने आप लोगों को बता दी है, एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी या ACPA। दूसरी का नाम होगा बच्चों रिमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, रिमेटॉइड फैक्टर और ACPA ये आप लोगों ने याद रखनी है। जब हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशंस, तो उसमें इन दोनों एंटीबॉडीज़ के बारे में मैं आप लोगों से पूछूंगी। सो B सेल्स ने क्या किया बच्चों, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाई। एक का नाम क्या है, रिमेटॉइड फैक्टर, दूसरे का नाम क्या है, एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी ACPA। अब एंटीजेंस हमारे पास पहले से मौजूद थे, जो हमारे पास मॉडिफाइड प्रोटीन थी वो हमारे पास एंटीजेंस थी, और ये हमारे पास क्या बनी है अभी, ऑटो एंटीबॉडीज। एंटीजेंस और एंटीबॉडीज मिलकर हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स आपकी वेजल्स के अंदर डिपॉजिट होकर वास्कुलाइटिस कॉज करा सकता है, वेजल्स की इन्फ्लेमेशन कॉज करा सकता है। ठीक हो गई है बच्चे बात। मैंने आप लोगों को पीछे क्या बात बताई है कि जब डेंड्राइटिक सेल्स इन मॉडिफाइड प्रोटीन्स को प्रेजेंट करते हैं CD4 पॉजिटिव T सेल्स को, तो T सेल्स हो जाते हैं एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड T सेल्स आगे मजीद एक्टिवेट करते हैं B सेल्स को, मैक्रोफेजेस को, साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट को। इसमें से B सेल्स का फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया कि B सेल क्या करता है, आगे ऑटो एंटीबॉडीज बनाता है और इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्रोफेजेस के। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस भी एक्टिवेट हुए थे बाय CD4 पॉजिटिव T सेल्स के। CD4 पॉजिटिव T सेल्स बेसिकली कुछ खास किस्म के साइटोकाइन रिलीज कराता है, कुछ खास किस्म के केमिकल रिलीज कराता है, और मैक्रोफेजेस को कर देता है एक्टिवेट। अब जब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे तो वो फर्दर कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को इनके बारे में हर वक्त याद रहना चाहिए कि मैक्रोफेजेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6। अब ये 3 जो है ना वो की इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, इन्होंने इन्फ्लेमेशन करानी ही करानी है।
और हर एक के अपने अपने फंक्शंस हैं। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या फंक्शन है। ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा हमारे पास क्या करेगा, रिक्रूट करेगा इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, इन्फ्लेमेशन वाले सेल्स को लेके आएगा, वहाँ पे रिक्रूट कराएगा। साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा। ऑलरेडी साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास CD4 पॉजिटिव टी सेल से भी एक्टिवेट हो रहे हैं। स्टिमुलेट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन। ऑस्टियोक्लास्ट हमें पता है बच्चों, जो बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। जो बोन के बिल्डर सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, B फॉर ब्लास्ट। और जो बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा जॉइंट की डिस्ट्रक्शन कॉज कराएगा। ये ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा की बात हो रही है। ये रिक्रूट करेगा इन्फ्लेमेटरी सेल को, एक्टिवेट करेगा साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट को, स्टिमुलेट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट को, जॉइंट की डिस्ट्रक्शन कराएगा। फिर इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 है। इंटरल्यूकिन 1 हमारे पास क्या कराता है बच्चों, ये कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कराता है। मतलब ये सारे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है ना, वो अल्टीमेटली किसकी तरफ लीड कर रहा है, जॉइंट के फंक्शन को ख़त्म करने की तरफ। बेसिकली रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होता क्या कि साइनोवाइटिस हो जाता है और उसकी वजह से आपका कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गया, आपकी बोन इरोड हो गई, आपका जॉइंट का फंक्शन लॉस हो गया। सो ये सारा स्टेप्स उसी की तरफ ही जा रहे हैं। ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा ने यही काम कराया, इन्फ्लेमेशन कराई, साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कराया, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कराया, जॉइंट की डिस्ट्रक्शन कराई। इंटरल्यूकिन 1 कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन कराता है। इंटरल्यूकिन 6 का काम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, ये सारी बातें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये इतना लंबा है, इतना लेंथी है। मैं एंड में आप लोगों को हाई यील्ड पॉइंट्स बताऊंगी, उन्हीं में से आपका पेपर आएगा, ठीक है। इंटरल्यूकिन 6 क्या कराता है बच्चों, इंटरल्यूकिन 6 आपके पास स्टिमुलेट करता है लिवर को, आपके जो जिगर होता है, स्टिमुलेट करता है लिवर को टू प्रोड्यूस एक्यूट फेज प्रोटीन्स। लिवर को ये स्टिमुलेट करता है और उससे हमारे पास क्या बनती है, आपको पता है ना लिवर का काम क्या होता है, प्रोटीन्स बनाना। तो लिवर को जब ये स्टिमुलेट करता है तो वो एक्यूट फेज प्रोटीन्स बनाता है। ESR और CRP उसकी वजह से रेज हो जाते हैं। आपको वैसे भी पता होगा कि जो ESR और CRP हैं ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। जब भी हमने बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन चेक करनी होती है तो हम ESR और CRP का लेवल चेक कर रहे होते हैं। सो बेसिकली रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो ESR और CRP रेज होता है उसकी वजह क्या होती है, इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 लीवर को स्टिमुलेट कराता है जो कि एक्यूट फेज प्रोटीन्स बनाते हैं, ESR और CRP रेज हो जाता है। अब तक हमने क्या बात की है, मैं आप लोगों को सही रिपीट करती हूँ बच्चों। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस। रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो कि साइनोवियल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, साइनोवाइटिस कराती है, कार्टिलेज को, बोन को डिस्ट्रॉय करके जॉइंट डिफॉर्मिटी कॉज करा देती है। सबसे पहले हमने बात पढ़ी है कि ये होगा किसको, जिसके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी, जिसकी जीन्स के अंदर मसला होगा, HLA DR बीटा 1 रीजन होगा जिसके पास स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। इन्वायरमेंटल स्टिमुलस में क्या चीज़ आ जाती है, स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने बात की कि सबसे पहला इवेंट क्या होगा, सिट्रुलिनेशन होगी। सिट्रुलिनेशन क्या होती है, जिसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है एक एंजाइम के थ्रू। आर्जिनिन की जगह लग जाता है सिट्रुलिन, इसको कहते हैं सिट्रुलिनेशन। सिट्रुलिनेशन होने के बाद वो प्रोटीन एंटीजन बन जाती है, आपके इम्यून सेल्स उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो कि इस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को। जब ये एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को तो टी सेल्स हो जाएंगे एक्टिवेट। जब टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो आगे मजीद 3 तरह के सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, बी सेल्स को, मैक्रोफेजेस को और साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट को। फिर मैंने आपको बताया कि बी सेल आगे क्या करते हैं, बी सेल्स हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ACPA और रेमेटॉइड फैक्टर। एंटीजेंस और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बनता है, इम्यून डिपोजिशन होती है और उससे वास्कुलाइटिस हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि मैक्रोफेजेस क्या कर रहे होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, की इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। कौन कौन से की इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6। फिर ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा हमारे पास क्या कर रहा होता है, उसके अपने काम होते हैं कि उसने इन्फ्लेमेटरी सेल्स को रिक्रूट करना है, साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करना है, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करना है, जॉइंट की डिस्ट्रक्शन। इंटरल्यूकिन 1 का भी इसी तरह से काम है। इंटरल्यूकिन 6 का काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने स्टिमुलेट करना है लिवर को टू प्रोड्यूस द एक्यूट फेज प्रोटीन्स और ESR और CRP का लेवल रेज करना है। सो बी सेल्स और मैक्रोफेजेस का काम मैंने आप लोगों को बता दिया। अब रह जाता है हमारे पास साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास एक्टिवेट होते हैं बाय CD4 पॉजिटिव टी सेल्स और वो आगे क्या करते हैं, वो आगे साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और एंजाइम्स रिलीज करते हैं। कौन कौन से, एक है मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज और एक है हमारे पास ADAM-TS5, ठीक है। अब मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस हमारे पास एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्टिलेज को और कनेक्टिव टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ADAM-TS5 भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू को डिग्रेड कर देता है। सो मतलब ये भी हम एक तरह से डिग्रेडेशन और जॉइंट की डिफॉर्मिटी की तरफ ही जा रहे हैं। मैक्रोफेजेस ने अपना काम किया, बी सेल्स ने अपना काम किया, साइनोवियल फाइब्रोब्लास्ट ने अपना काम किया।
उसके बाद क्या होता है बच्चों कि आपकी जो साइनोवियम है वो भी एक्टिवेट हुई हुई है ना। साइनोवियम जब एक्टिवेट हुई हुई है तो वो प्रोड्यूस करेगी प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड। आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास वेसोडाइलेशन करा रहा होता है। जब आप लोग ब्लॉक 9 पढ़ोगे ना फार्मा में, आप लोगों ने नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत लंबा रोल पढ़ना है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कराता है, हमेशा वेसोडाइलेशन कराता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कराते हैं, आपके पास पेन और स्वेलिंग की सेंसेशन। सो प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों मिलकर आपके पास वेसोडाइलेशन कराएंगे, यानी कि वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। आपको पता है जब भी हमारे पास ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सेल्स ज़्यादा आते हैं। जाहिर है एक ब्लड वेसल है, उसके अंदर ब्लड सेल्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो ब्लड पहले उसका साइज़ इतना था, अब उसका साइज़ इतना हो गया, तो यहाँ पे सेल्स का लेवल भी तो ज़्यादा हो जाएगा ना। और नॉर्मली ये ऐसा कब होता है, इन्फ्लेमेशन में होता है। वेसोडाइलेशन इन्फ्लेमेशन में होती है। स्वेलिंग करा देंगे और वहाँ पे पेन कॉज कराएंगे, जिसकी वजह से आप जब क्लिनिकल सिम्टम्स बच्चे एडम TS5 भी हमारे पास एक ख़ास तरह का एंजाइम ही है, ठीक है। ये आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ भी होगा जब आप लोगों ने हीमाटोलॉजी पढ़ी भी होगी ना, ये वो पढ़े होंगे आप लोगों ने, प्लेटलेट्स पढ़े होंगे, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। एडम TS5 भी हमारे पास एक एंजाइम ही है। ये दोनों एंजाइम्स है, साइटोकाइंस हैं ये सारे, ठीक है। इनका काम क्या है कि इन्होंने कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करना है, कनेक्टिव टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक हो गया। अब जो एक्टिवेटेड साइनोवियम है ये प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। इसने क्या करना होता है, वेसोडाइलेशन, स्वेलिंग और पेन के सिम्टम कॉज कराने होते हैं। जो आपके पास क्लिनिकल फीचर्स आते हैं ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे रिमेटॉइड आर्थराइटिस के क्लिनिकल फीचर, उसमें पेशेंट को पेन होता है, पेशेंट के जॉइंट स्वेल हुए हुए होते हैं। तो वो क्यों हो रहे होते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होते हैं। तो अगर आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पेन एंड स्वेलिंग, तो आप लोग क्या बताओगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ पेनस। पेनस क्या है, बेसिकली रिमेटॉइड आर्थराइटिस का जो लियन है उसको हम पेनस कहते हैं। कि जो आपके पास साइनोवियम है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो जॉइंट्स की मेम्ब्रेन है, वो अब क्या हो चुकी है, इन्फ्लेम हो चुकी है। उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिक्रूट हो चुके हैं और वो थिक हो चुकी है, ठीक है। वहाँ पे वेसोडाइलेशन भी हुई है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये जॉइंट है और ये इसकी इर्द गिर्द की लाइनिंग है, ये इसके इर्द गिर्द की साइनोवियम है, सो साइनोवियम क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है। वहाँ पे क्या बन चुका है, एबनॉर्मल ग्रैनुलेशन टिश्यू बन चुका है। ये जो एबनॉर्मल ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है ना साइनोवियम के अराउंड, उसको कहते हैं बच्चों पेनस, ठीक है। और ये पेनस क्या करता है, ये डायरेक्टली इन्वेड करता है कार्टिलेज को और बोन को, और कार्टिलेज और बोन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सो आप लोगों ने याद रखना है कि जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस की लियन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेनस। और पेनस क्या करता है, डायरेक्टली इन्वेड करता है कार्टिलेज और बोन को, और कार्टिलेज और बोन की क्या कराता है, डिस्ट्रक्शन और डिफॉर्मिटी कॉज कराता है। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को बात समझ आइए। मैंने आप लोगों को ये सारा बताया कि बी सेल्स क्या कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस क्या कर रहे हैं। साइनोवियम मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि जब साइनोवियल के फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं तो वो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस प्रोड्यूस करते हैं और एडम TS5 प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों का काम क्या है, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना। फिर हमारे पास एक्टिवेटेड साइनोवियम प्रोड्यूस करती है प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि